जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपने बोर्ड पर देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें मुख्यतः 5 राजवंशों ने क्या किया, शासन किया है। तो जिसमें से आपका गुलाम वंश पहले नंबर पे आता है, गुलाम वंश ने किया। फिर इसके बाद खिलजी वंश आए, खिलजी वंश के बाद आप तुगलक वंश को देखेंगे, तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश आने वाले हैं, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। अगर हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो गुलाम वंश का जो कार्यकाल था 1206 से लेकर के 1290, लगभग 84 वर्षों का कार्यकाल रहने वाला है। इसके बाद हम अगर चर्चा करते हैं खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल है वो 1290 से लेकर के 1320 के बीच का कार्यकाल है, जिसे हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वो 1320 से लेकर के 1414 के बीच का जो कार्यकाल है वो आपका तुगलक वंश का रहने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश का जो कार्यकाल है वो 1414 से लेकर के 1451 के बीच का कार्यकाल है। फिर बात करेंगे हम लोग लोधी वंश की, जो 1451 से लेकर के 1526 के बीच का जो कार्यकाल है वो क्या कहलाएगा, आपका लोधी वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिस वंश के बारे में, वो है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपके गुलाम वंश आएगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आएगा, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आएगा, सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश आने वाला है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे गुलाम वंश आपके दिल्ली पर राज करता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले। अब हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश की। आइए देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। अगर हम गुलाम वंश की बात करते हैं तो 1206 से लेकर के 1290 तक का कार्यकाल जो है वो होता है किनका, गुलाम वंश का। लगभग आप देख पा रहे होंगे 84 वर्ष का इनका कार्यकाल है। कितने वर्षों का कार्यकाल रहने वाला है, 84 वर्षों का कार्यकाल रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो वंश है गुलाम वंश, इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक अगर हम बात कर देते हैं तो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक इनके संस्थापक रहने वाले हैं। अब भैया ये जो ऐबक है वो संस्थापक कैसे बना, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर आप मोहम्मद गौरी को जानते होंगे, किसको, मोहम्मद गौरी को अगर आप जानते होंगे तो उसका गुलाम था ये कौन, ऐबक। किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। कौन गुलाम था, ऐबक। अब ये ऐबक गुलाम से राजा कैसे बना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो गुलाम रहा करता था, तो गुलाम होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो गुलाम वो व्यक्ति होता है जिसे हम खरीद करके कहीं से लेकर के आते हैं, और ये हो जाता है कि भाई आज से ये सारे काम मेरे साथ रहेगा, और इसके बाद घोड़े की सेवा करेगा, या फिर अगर हम कह दें कि घोड़े की सेवा के साथ साथ मेरा बॉडीगार्ड भी रहेगा। ऐसा करके जो मालिक के प्रति वफादार रहे, किसी भी प्रकार का उसके अंदर छल कपट ना रहे, मालिक के प्रति क्या रहे, वफादार रहे, ऐसे लोग ही गुलाम होते हैं। अब गुलाम मिलते कहां से थे, तो उस टाइम पे गुलामों की एक मंडी हुआ करती थी, गुलामों की एक मंडी हुआ करती थी। मंडियों से लोग क्या किया करते थे, राजा महाराजा जो हुआ करते थे पहले के टाइम के, वो गुलामों को खरीदा करते थे। मान लीजिए किसी गुलाम का नाम है गुलाम ए, मान लीजिए ऐबक ही है, ऐबक है, एक बी नाम का कोई गुलाम है। मैंने बताया कि भैया ऐसा है कि जो ऐबक है, ऐबक के अंदर क्या क्या गुण है, ये युद्ध कौशल को भी जानता है, युद्ध कौशल के अलावा क्या करता है, तलवारबाजी जानता है, तलवारबाजी के साथ साथ रणनीति भी जानता है, कैसे हमें दुश्मनों को फंसाना है, क्या करना है, ये सारी कलाएं इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। और बी के अंदर ये सारी कलाएं नहीं है, इसको केवल क्या करना आता है, घास निकालना आता है, घोड़ों को चराना आता है, बस इतना ही आता है।
तो इसके पास ज्यादा कला थी, इसलिए इसको खरीद लिया। इसकी बोली लगेगी वहां पे कि भैया 1 करोड़ वाले हाथ उठाओ, 1 करोड़ के ऊपर की इसकी बोली लगेगी। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। अगर कोई बोल दिया 2 करोड़ का लेना है तो भाई 2 करोड़ का ले लिया, ले कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब खरीद लिया गया, ठीक है, कौन खरीदता है? मोहम्मद गौरी इसको खरीदता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक को खरीदता है। खरीदने के बाद इसका क्या करता है? इसको ले जाता है अस्तबल में। अस्तबल मतलब जो जहां पे घोड़ा वोड़ा बांधा जाता है, उसकी सेवा वोवा करने में इसको लगा देता है। और कुछ दिनों बाद इसको क्या हो जाता है? मोहम्मद गौरी की लड़की से प्यार हो जाता है। किसको? ऐबक को अब मोहम्मद गौरी की लड़की से क्या हो गया? प्यार हो गया। प्यार होने के बाद क्या होगा? अब मोहम्मद गौरी की लड़की से शादी हो जाएगी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की किसके साथ शादी हो जाती है? मोहम्मद गौरी के लड़के के साथ, लड़की के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या होता है? कुछ दिनों बाद मोहम्मद गौरी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक अब यहाँ का राजा बनेगा। और राजा बनते ही यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? आपके गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। किसकी हो जाती है? गुलाम वंश की स्थापना हो गई आपकी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। किसने की? आपसे पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का क्या था? गौरी का गुलाम था। और उसके बाद में क्या बन गया? दामाद जी बन गए। क्या बन गए? दामाद जी। अब वहां रहा करता होगा। इसके बाद उसकी लड़की पसंद आई होगी, पसंद के बाद शादी कर लिया, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन देख रहे हो, टैलेंट देखो इसके अंदर के बंदे के अंदर का टैलेंट देखो, अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। यहाँ कोई विधायक की लड़की से प्यार नहीं कर पा रहा है, ये सीधे राजा के लड़के से प्यार कर लिए। और सोचो कौन था ये? घोड़ा वोड़ा साफ करने वाला बंदा था। और सीधे उसकी सोच देखो, सोच ऊंची, कितनी ऊंची सोच है। सीधे किसको फंसा लिया? राजा की लड़की को फंसाया। गौरी की लड़की को फंसाने का काम करता है। इसके बाद खुद राजा बनता है। राजा बनने के बाद क्या करेगा? गुलाम वंश की यहीं से क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश की यहां से क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है इसको? क्योंकि लाखों में दान किया करता था। भाई ससुर जी की कमाई है, दामाद जी उड़ा रहे हैं, खुद से कमाए होते तो दर्द भी होता। ससुर जी कमाई थी तो देते गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको हातिम के नाम से भी जाना जाता है। हातिम का मतलब ये होता है कि गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके साथ ही कुरान खां, कुरान खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुरान खान के नाम से किसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि भाई इसने क्या किया था? कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसको समझा था, इसको रटा हुआ था कुरान, इसलिए इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे तरीके से पता चल गई होगी। अब हम थोड़े से इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब बेचारा यहाँ पे आया है और आने के बाद अब क्या करेगा? कुछ निर्माण कार्य करवाएगा। भाई जब कोई राजा आता है तो कुछ ना कुछ तो निर्माण कार्य शुरू करवाता है। तो ये क्या करेगा? कुछ निर्माण कार्य शुरू करवाएगा। निर्माण कार्य इसने कौन कौन से करवाए? पहले तो इसने बनवाया एक मस्जिद। निर्माण कार्य में इसने कौन सी मस्जिद बनवाई? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम, इसने एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद इसने क्या कर दिया भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहां बनवाया था? अजमेर में।
अगर हिंदी लिखने में कोई दिक्कत होगी, मतलब टाइपिंग है ना, जो मैं लिख रहा हूँ उसमें पाई मात्रा की अगर गलती हो जाती है तो उसको ज़्यादा यहाँ दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सुनिए। ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर ऊंचे नीचे हो जाती है, थोड़ा हिंदी लिखना है, क्या करना है ना। तो आप अगर सही लिख पाते हैं तो सही लिख लीजिएगा, बाकी तो याद तो रहेगा ही कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके बाद कुतुब मीनार बनवाई थी। कुतुब मीनार बनवाई थी। अब हम बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। 2.5 दिन के अगर हम झोपड़े के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो माना ऐसा जाता है कि जो 2.5 दिन के अंदर बन करके तैयार हुआ था, 2.5 दिन के अंदर जब बन करके तैयार हुआ था तो 2.5 दिन के अंदर ही बन करके ये क्यों तैयार हुआ, आपके मन में ये सवाल भी आया होगा। पहले यहाँ पे क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। यहाँ पे क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। उसको तोड़ करके इसने क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसको 2.5 दिन में तैयार करवाना था। इसके लिए जितने कारीगर थे उनको क्या बोला इसने कि इसको 2.5 दिन के अंदर बनाना है, और जब तक तुम नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें हम लोग खाना पानी पीने के लिए नहीं देंगे। बताइए उस टाइम पे 2.5 दिन तक कोई व्यक्ति बिना खाना खाए बिना पानी पिए कैसे किसी भी काम को कर सकता है। अगर हम एक तरीके से देखें तो यहाँ पे ये बहुत क्रूर व्यक्ति भी था। एक तरफ तो लिख रहा है अपने आप को कि मैं हातिम हूं, मतलब गरीबों का मसीहा हूं, ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि 2.5 दिन के अंदर जब झोपड़ा बनवाया था तो बेचारे खाना पीना खा लेते, खाना पीना खाने के बाद अगर काम करते तो तुम्हें क्या दिक्कत थी। ये तुमसे नहीं हुआ। 2.5 दिन के अंदर झोपड़ा बनवाने के लिए, ये झोपड़ा बनवाने के लिए इसने क्या किया कि खाना पानी बंद कर दिया। 2 दिनों तक इनको खाना पानी दिया गया, इससे कई मजदूरों की जान चली गई। ये इसलिए भी जाना जाता है, ये इसलिए भी इतिहास में याद रखा जाएगा कि 2.5 दिनों तक बिना खाना पीना खाए लोग यहाँ पे काम किए, और काम करते करते कुछ लोग मर गए, इसलिए भी इसे याद किया जाएगा। आज भी आप देख करके आएंगे अजमेर में, ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार को इसने बनवाने का कार्य शुरू किया था, लेकिन बनवाने से पहले ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा इसका क्या क्या नाम था वो आपने देख लिया, इसने कौन कौन से कार्य करवाए वो आपने देखा, ठीक है। इसके बाद कैसे गौरी की लड़की को फंसा करके शादी कर लेता है ये भी आपने देखा। अब आगे आप ये भी देखोगे कि कर्मा कैसे वापस आता है, कैसे गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी भी लड़की को कोई कैसे फंसाता है और इसके बाद उससे शादी कर लेता है। ये भी आपको अब आगे देखने के लिए मिलेगा। कहते हैं ना कि कर्मा वापस देखने के लिए मिलता है, तो आपको इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको फिर से देखने के लिए कर्मा वापस मिलेगा। इसके बाद क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका जो कार्यकाल है वो रहता है 1206 से लेकर के आपका 1210 तक। 1206 से लेकर के 1210 तक के बीच का जो कार्यकाल है वो किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था। इसी के बीच इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है भाई, इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से। वहां पे खेल रहा था ये चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिरता है, और घोड़े से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात कैसे आराम सा राजा बनेगा, और कुछ ही दिनों के अंदर इल्तुतमिश जो नाम का व्यक्ति है वो उसको मार करके खुद राजा की गद्दी पर बैठेगा। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।